आकाश राज की आध्यात्मिक चोटों के साथ साथ जल्दी और मेरू के भी घायल होने के कारण उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सत्र का पहला दिन, जो सूर्यास्त पर समाप्त होने वाला था, जल्दी समाप्त हो गया। आकाश राज को उजाड़ स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र का सितारा माना जा रहा था। शेंतु परिवार के लोगों ने इस चाय सत्र का इस्तेमाल आकाश राज को लिन परिवार के उच्च वर्ग के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करने के लिए किया था। साथ ही उन्होंने ये भी योजना बनाई थी कि वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करे और लिन परिवार के बुजुर्गों को उसकी अद्भुतता का एहसास कराए। लेकिन इस स्थिति में मंच पर होने वाले सारे गाने नाच की योजनाएं धरी की धरी रह गईं। शेंतु परिवार को इस पर कोई गर्व नहीं हुआ। पुरानी पीढ़ी के बीच डेसोलेट हेवन तकनीक का प्रदर्शन, जो मुख्य आकर्षण होना था, 3 दिन बाद तक के लिए स्थगित कर दिया गया। चाय सत्र समाप्त होने के बाद शेंतु परिवार के लोगों ने अपने कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा किया ताकि वे विश्लेषण कर सकें कि आकाश राज की 4 छवियों वाली मुहर में आखिरी क्षण में क्या गलत हो गया था। हालांकि पूरे दिन विश्लेषण करने के बाद भी वे कुछ भी पता नहीं लगा सके। ये उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि सहस्त्रभुजा माता के अलावा अन्य लोग कभी भी 4 इमेजेस सील के संपर्क में नहीं आए थे। इसके अलावा आकाश राज, जो सीधे तौर पर शामिल व्यक्ति थे, केवल अस्पष्ट विवरण ही दे सके कि क्या हुआ था। इससे सहस्त्रभुजा माता का बूढ़ा चेहरा सिकुड़ गया। उनका सबसे बड़ा डर ये था कि विरासत के साथ कोई समस्या थी। चूंकि ये एक रहस्यमय क्षेत्र में उन्हें प्राप्त विरासत थी, इसलिए 4 छवियों वाली मुहर निश्चित रूप से एक प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक की विरासत का हिस्सा थी। इसमें कोई संदेह नहीं था। हालांकि सहस्त्रभुजा माता को इस बात का डर था कि क्या 4 छवियों वाली मुहर के साथ अन्य उजाड़ स्वर्ग तकनीकों का भी इस्तेमाल जरूरी है। मार्शल जगत में साधना तकनीक नियमावलियों की कोई कमी नहीं थी, जिनके लिए आधार के रूप में एक अन्य साधना तकनीक की आवश्यकता होती थी। आधार के बिना युआन क्यू को क्षति पहुंचाने से लेकर चीदोंग विचलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी। क्या कोई ऐसा था जिसने आकाश राज की 4 छवियों वाली मुहर को विफल कर दिया? सहस्त्रभुजा माता ने कभी इस विचार पर विचार भी नहीं किया। चाय के समय वहां बहुत सारे विशेषज्ञ देख रहे थे। अनगिनत आंखों और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ चौक में व्याप्त कौन उन सभी की धारणाओं को दरकिनार कर गुप्त रूप से इसे नष्ट करने की क्षमता रख सकता था। जब शेंतु परिवार के कबीले के बुजुर्ग ये पता लगाने की कोशिश में अपना दिमाग खपा रहे थे कि 4 छवियों वाली मुहर में क्या गड़बड़ हुई, अपराधी आदर्श लिन परिवार के सिल्क शिखर पर विजय पार्टी में भाग ले रहा था। दरअसल आदर्श के व्यक्तित्व को देखते हुए उसे ऐसी जश्न पार्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। बेहतर होगा कि समय साधना में बिताया जाए। हालांकि दुर्जय ने स्पष्ट कर दिया था कि कुलमाता ने ये पार्टी उजाड़ स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र के कारण आयोजित की थी और आदर्श पार्टी का मुख्य पात्र था। अगर मुख्य पात्र इसमें शामिल नहीं होता तो पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता। चूंकि आदर्श अभी लिन परिवार में नया था, इसलिए उसके लिए चुप रहना ही बेहतर था। अगर आदर्श ने कुलमाता द्वारा भेजे गए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया तो जाहिर है कि उसकी व्यापक आलोचना होगी कि वो उपकारों की कद्र नहीं कर पा रहा है। सिल्क पीक लिन परिवार की 18 मुख्य चोटियों में से एक नहीं थी। ये मुख्य चोटियों की बाहरी परिधि में स्थित एक छोटा सा पर्वत था। सिल्क पीक अन्य 18 मुख्य चोटियों की लगभग आधी ऊंचाई का था, लेकिन वहां प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक फूल खिले हुए थे और ये फूल रेशम की तरह एक साथ गुच्छों में बंधे हुए थे, जिससे सिल्क पीक का नाम पड़ा। सिल्क पीक पर होने वाले कुछ विविध आयोजनों के अलावा परिवार के ज्यादातर अनुयायी यहां नहीं रुकते थे। जब भी कोई आंतरिक पारिवारिक समारोह होता तो वो सिल्क पीक पर ही होता था। इस समय सिल्क पीक की ढलान पर स्थित भव्य सिल्क पैलेस में सैकड़ों लोग जमा थे। उनमें लिन परिवार के कुछ बुजुर्ग भी थे। बाकी सभी लगभग आदर्श की ही उम्र के कनिष्ठ थे और उन कुछ बुजुर्गों में आदर्श के सस्ते मालिक दुर्जय और लिन परिवार की कुलमाता भी थीं। कुलमाता ने एक ड्रैगन के सिर वाली छड़ी पकड़ी हुई थी और अपने सफेद बालों को पीछे की ओर बांध रखा था। उनके बालों के जूड़े में जेड का एक टुकड़ा जड़ा हुआ था और वो आदर्श को प्यार भरी मुस्कान दे रही थी। छोटे दोस्त आकाशिया, लिन परिवार में आपका स्वागत है। आपके स्वामी दुर्जय लिन परिवार के अतिथि बुजुर्ग हैं, इसलिए आप लिन परिवार को अपने घर की तरह रख सकते हैं और आपको किसी बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। जब आसपास के जूनियर्स ने कुलमाता के सरल शब्द सुने तो वे मन ही मन आदर्श से ईर्ष्या करने लगे। लिन परिवार के कई शिष्य थे और उनमें से कई उनके सीधे वंश का हिस्सा थे। फिर भी उनमें से अधिकांश को कभी भी कुलमाता से सीधे बात करने का मौका नहीं मिला था। और अब लिन परिवार की पार्टी में कुलमाता आदर्श के प्रति विशेष रूप से गर्मजोशी से पेश आईं। उन्होंने आदर्श के लिए जो स्वागत भरे शब्द कहे, उससे परिवार ईर्ष्यालु हो गया। इनमें से कई प्रत्यक्ष रक्त संबंधी बच्चों को जो व्यवहार मिला वो आदर्श जैसे बाहरी व्यक्ति के साथ भी मेल नहीं खाता था। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार आदर्श ने उजाड़ स्वर्ग तकनीक में अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। ये जूनियर कुलमाता का धन्यवाद करता है। कुलमाता द्वारा मुझे दिए गए प्यार से ये जूनियर बहुत खुश है। आदर्श ने विनम्रता से झुककर प्रणाम किया तो कुलमाता की मुस्कान और भी खिल उठी। वो आदर्श से और भी ज्यादा संतुष्ट थी। ये पार्टी तुम नौजवानों के लिए है।
ये बूढ़ी हड्डियां आपस में नहीं जुड़ेंगी। कुलमाता ने कुछ और शब्द कहे और विदा ली। ज्योति, इनके साथ मजे करो। कुलमाता ने अपना सिर घुमाया और ज्योति से बात की, जो उसके पीछे था। ज्योति अभी भी अपनी बेदाग सफेद पोशाक पहने हुए थी, लेकिन अब उसके सिर पर एक जेड हेयर एक्सेसरी थी। इससे वो कम अलग थलग लग रही थी, लेकिन साथ ही वो और भी आकर्षक लग रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ज्योति ने मातृसत्ता की मदद करने से पहले आदर्श को देखकर मुस्कुराया। पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई और लिन परिवार के बुजुर्गों के बिना कनिष्ठ सदस्य अधिक लापरवाह हो गए। लिन परिवार के कई शिष्य अपना ज्यादातर समय साधना में बिताते थे। खाली समय में भी परिवार की विभिन्न पाबंदियों के कारण वे बेतहाशा व्यायाम नहीं कर सकते थे। हालांकि इस जश्न पार्टी के कारण कई युवा पूरी तरह से खुले हुए थे, और इसमें कोई संदेह नहीं कि आदर्श ही पार्टी का केंद्र बिंदु था। वरिष्ठ भाई आकाश्या, मेरा नाम वर्णिमा है। मैं भी उजाड़ स्वर्ग तकनीक सीख रहा हूं और पिछले 2 सालों से इसे सीख रहा हूं। हालांकि मुझमें अभी भी बहुत कमियां हैं और मैं सबसे निचले दर्जे के अवशेषों को भी मुश्किल से परिष्कृत कर पाता हूं। छोटे कद और बड़ी आंखों वाली एक 14-15 साल की लड़की ने बिना पलक झपकाए आदर्श को देखा। वरिष्ठ भाई आकाश्या, आपकी उजाड़ स्वर्ग तकनीक बहुत ही अद्भुत है। क्या इसका कोई रहस्य है? अगर आपके पास समय हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? उफ, मैं भी उजाड़ स्वर्ग तकनीक में एक नौसिखिया हूं। मैं अभी भी कई सिद्धांत सीख रहा हूं। जहां तक मेरी ज्ञात तकनीकों का सवाल है, हो सकता है कि वे आपकी ज्ञात तकनीकों से कम हों। आदर्श ने कुछ खाया तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो लड़कियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। लड़कियां एक के बाद एक विभिन्न कारणों से आदर्श से प्रार्थना करती थीं। बेशक उनमें से अधिकांश ने उजाड़ स्वर्ग तकनीक पर चर्चा करके ऐसा किया। बड़ी आंखों वाली लड़की के जाने के बाद एक लंबी और भरे हुए शरीर वाली 18-19 साल की लड़की ने उसकी जगह ले ली। हे छोटे भाई आकाश्या, तुम्हारी वीरान स्वर्ग वाली तकनीक वाकई बुरी नहीं है। हालांकि एक योद्धा के पास आत्मरक्षा के कुछ साधन तो होने ही चाहिए। क्या तुम्हें तलवारबाजी सीखने में रुचि है? ये बड़ी बहन तुम्हें सिखा सकती है। लड़की की आवाज तीखी और कोमल थी और कानों को संगीत जैसी लग रही थी। आदर्श थोड़ा असहाय था। 2 साल पहले जब से वो इस दुनिया में आया था, लड़कियां उसे रिझाने की पहल नहीं करती थीं, लेकिन आज अचानक 5 से ज्यादा लड़कियां हो गईं। कोई जरूरत नहीं है। मेरा दूसरों से तलवारबाजी सीखने का कोई इरादा नहीं है। आदर्श बस मना ही कर सका। तलवारबाजी के मामले में आदर्श की उपलब्धियां असाधारण थीं। बेशक उसका दूसरों से सीखने का कोई इरादा नहीं था। छोटा भाई आकाश्या। तभी आदर्श के कानों में एक ताजा आवाज गूंजी। आदर्श ने पलटकर देखा तो परी जैसी खूबसूरत ज्योति दिखाई दी। कुलमाता को विदा करने के बाद वो पार्टी में वापस आ गई थी। जैसे ही ज्योति प्रकट हुआ, आदर्श के आसपास की कुछ लड़कियों ने तुरंत पीछे हटने का फैसला कर लिया। लिन परिवार की युवा पीढ़ी में ज्योति का दर्जा अत्यंत विशिष्ट था। ज्योति ने हल्की सी मुस्कान दी और आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, इस जश्न का मकसद युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियों को एक दूसरे से घुलने मिलने का मौका देना है। लिन परिवार की कुलमाता ने पहले ही आपको लिन परिवार में रखने का फैसला कर लिया है। ओह! आदर्श दंग रह गया। वो समझ गया कि ज्योति का क्या मतलब था। जश्न की पार्टी तो बस एक बहाना थी, इसे ब्लाइंड डेट कहना ज्यादा सही होगा। आदर्श जानता था कि वो लिन परिवार के लिए एक दुर्लभ प्रतिभा है। उसने अपनी प्रतिभा और उज्जवल भविष्य दिखाया था, और लिन परिवार की कई युवतियां आदर्श से शादी करने को तैयार थीं। आदर्श सुंदर था और अपनी असाधारण प्रतिभा से युवतियों का दिल जीतना उसके लिए आसान था। इसके अलावा ऐसे वीरान स्वर्ग गुरु से विवाह करने से भविष्य में युद्ध पथ और भी सुगम हो जाएगा, क्योंकि संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। लिन परिवार जैसे बड़े कुल में लड़कियां वैभव दिव्य साम्राज्य के कुलीनों की तरह संकोची नहीं होती। वे अपनी इच्छानुसार कार्य करती। कुलपति शायद चाहती हैं कि तुम्हारा विवाह परिवार की किसी लड़की से हो। इस तरह रिश्ते और भी मजबूत होंगे। हो सकता है कि अब से कुछ ही समय बाद कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जो तुम्हारे लिए रिश्ता बना दे। कभी कभी परिवार के बच्चों की शादी देर से होती है, लेकिन उनकी सगाई बहुत जल्दी हो जाती है। ज्योति के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही समय पर मुस्कुरा भी रही हो और नहीं भी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही है। आदर्श ये सुनकर थोड़ा अवाक रह गया और भौहें चढ़ा ली। ये वाजिब भी था। स्वर्गयुग की दुनिया में जहां पारिवारिक कुलों को अपनी शक्ति अपने बच्चों से मिलती थी, विवाह वास्तव में एक बहुत ही स्थिर रिश्ता था। अच्छा, और एक बात और है। अचानक ज्योति ने विषय बदल दिया और उसकी आवाज गंभीर हो गई। इस वीरान स्वर्ग तकनीक चाय सत्र में शेंतु परिवार के कुल को भले ही बहुत नुकसान हुआ हो, लेकिन शेंतु परिवार के कुल का समर्थन करने वाले लिन परिवार के बुजुर्गों की संख्या वास्तव में बढ़ गई है। ओह! आदर्श ने भौहें चढ़ाई। ये अच्छी खबर नहीं थी। अगर लिन परिवार ने सचमुच शेंतु परिवार के साथ गठबंधन कर लिया तो ज्योति के भाग्य की परवाह किए बिना सिर्फ उसकी पहचान को हमेशा के लिए छिपाना नामुमकिन होगा।
यही कारण था कि ज्योति ने आदर्श को इस बात से अवगत कराया। ज्योति की शादी दरअसल बहुत दूर की बात थी। हालांकि लिन परिवार और शेन तू परिवार के बीच गठबंधन बहुत पहले और जल्दी हो जाएगा। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे आदर्श देखना चाहता था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि शेन तू परिवार ने कई प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक विरासतों का प्रदर्शन किया है? आदर्श ने पूछा। वो जानता था कि ये प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक विरासतें लिन परिवार के लिए बहुत आकर्षक थीं। इसके अलावा अगर शेन तू परिवार इन्हें लिन परिवार के साथ साझा करने को तैयार हो तो ये एक बहुत ही अनुकूल स्थिति होगी। ये तो बस एक छोटी सी वजह है। ज्योति ने धीरे से अपना सिर हिलाया। सबसे अहम वजह यह है कि शेन तू परिवार ने आखिरकार मेरे लिए अद्वितीय महान महारानी के प्राचीन नुस्खों के कुछ अवशेषों को परिष्कृत करने पर सहमति जताई है। पहले शेन तू परिवार ऐसा करने को तैयार नहीं था क्योंकि प्राचीन नुस्खों से बने हर अवशेष की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। जब ज्योति ने यह कहा तो आदर्श दंग रह गया। शेन तू परिवार कबीला पहले से ही प्राचीन महान महारानी के अवशेष को परिष्कृत करने के लिए तैयार था। स्वर्गयुग दुनिया में हर पीढ़ी में कई महान सम्राट होते थे। उदाहरण के लिए शेन तू परिवार या लिन परिवार जैसे सुपर पारिवारिक कुलों में महान सम्राटों की संख्या एक तक सीमित नहीं थी। 10,000 स्वर्ग के राजा को ही लीजिए, जिसे चरवाहे लड़के ने मार डाला था, उसे महान सम्राटों के बीच ताकत में औसत माना जाता था। जहां तक शेन तू कुलपिता की बात है तो उसके पास जो शक्ति थी वो भयावह थी। जब चरवाहा बालक अपने चरम पर था तो उसने पाताल लोक के वीरान देवता से एक दिव्य सिंह उधार लिया था और अंत में वो शेन तू कुलपिता को बमुश्किल गंभीर रूप से घायल कर पाया, उसे मार नहीं पाया। जहां तक शेफर्ड बॉय का सवाल है, वो शेन तू कुलपिता की मृत्यु स्वर्गीय क्रांति से प्रभावित हुआ था, जिसके घाव आज तक बने हुए हैं। हालांकि पुस्तकों में दर्ज प्राचीन महान महारानी की तुलना में शेन तू कुलपिता कुछ भी नहीं थे। शेन तू कुलपिता जैसा व्यक्ति प्रत्येक पीढ़ी में स्वर्गयुग दुनिया के शीर्ष पर रहने वालों में से एक था। हालांकि ये केवल एक था। लिन परिवार और अन्य सुपर पारिवारिक कुलों में भी उसके जैसे लोग थे। उसी पीढ़ी में लगभग 1 दर्जन लोग ऐसे होंगे जो उससे मेल खाते होंगे, और उन पुराने राक्षसी लोगों को गिने जो खुद को एकांत में रखते थे तो उनकी संख्या और भी अधिक होगी। और ये सिर्फ मानव जाति के लिए था। वीरान जाति के पास भी शेन तू कुलपिता से मेल खाने वाले कई लोग हैं। चूंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे, इसलिए यह तय था कि शेन तू कुलपिता जैसा व्यक्ति इस दुनिया में करोड़ों वर्षों तक या यहां तक कि करोड़ों वर्षों तक भी अपना नाम नहीं छोड़ पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेन तू कुलपिता और प्राचीन महान महारानी के बीच बहुत बड़ा अंतर था। प्राचीन महान महारानी इतिहास में एकमात्र ऐसी महान महिला थी जो अपनी प्राकृतिक रूप से समाप्त हो चुकी मध्याह्न रेखाओं को जोड़ने में सफल रहीं। उनके द्वारा छोड़ी गई किंवदंतियां इतिहास की अंतहीन धारा में समाहित रहीं और आगे बढ़ती रहीं। आदर्श वास्तव में नहीं जानता था कि महान सम्राट के ऊपर का क्षेत्र क्या है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत दूर था। हालांकि उसे यकीन था कि जिन शक्तिशाली व्यक्तियों की शक्ति महान सम्राटों से भी ज्यादा होगी, उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा होगा। दरअसल महान सम्राट की उपाधि स्वर्गयुग दुनिया के लोगों द्वारा एक सामूहिक नाम था जो किसी खास क्षेत्र में पहुंचे शक्तिशाली योद्धाओं को दिया गया था। ये किसी क्षेत्र का विशिष्ट नाम नहीं था, ये ऋषियों और मानव प्रभुओं के समान ही था। इसलिए यदि 10,000 स्वर्ग के राजा की तुलना प्राचीन महान महारानी से की जाए तो अंतर संभवतः चमकते चंद्रमा के सामने जुगनू को देखने जैसा होगा। अब ज्योति के अनुसार शेन तू परिवार ने प्राचीन अद्वितीय महान महारानी द्वारा छोड़े गए प्राचीन नुस्खे को पहले ही पुनर्स्थापित कर लिया था और उसमें दर्ज उजाड़ अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने में सक्षम था। इस पर आदर्श आश्चर्यचकित कैसे न होता। अद्वितीय महान महारानी की शक्ति संभवतः कल्पना की सीमाओं से कहीं अधिक थी। स्वर्गयुग दुनिया के कई शक्तिशाली व्यक्तियों ने शेन तू परिवार कबीले की उजाड़ स्वर्ग तकनीक वास्तव में उस स्तर तक पहुंच गई है। आदर्श को यह अविश्वसनीय लगा। महान महारानी के अवशेष को किसने परिष्कृत किया था? क्या ये सहस्त्रभुजा माता हो सकती हैं? हालांकि जब उसे बूढ़ी दादी की याद आई तो आदर्श को यह बात असंभव लगी। बूढ़ी दादी शायद महारानी जैसे राज्य में थी, लेकिन शेन तू कुलपिता की तुलना में उसी राज्य में होने के बावजूद शायद बहुत ही निम्न स्तर की थी। वो प्राचीन महान महारानी के नुस्खे को कैसे परिष्कृत कर सकती थी? मुझे भी यकीन नहीं है, ज्योति ने सिर हिलाया। हो सकता है कि प्राचीन नुस्खे को निखारना इतना मुश्किल न हो। प्राचीन महारानी शक्तिशाली हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके द्वारा छोड़ा गया नुस्खा मुश्किल है। हो सकता है कि इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध न हो। ज्योति की बात सुनकर आदर्श ने सिर हिलाया। यह उचित था। ज्योति ने आगे कहा, जो भी हो, शेन तू परिवार कबीला इस बार एक अवशेष जरूर देगा। उन्होंने इसे पहले ही सार्वजनिक कर दिया है और अपने साथ गठबंधन करने वाले कई पारिवारिक कबीलों को आमंत्रित किया है। वे इस मामले को बिल्कुल भी झूठा नहीं बना सकते, वरना उन्हें अपनी बात से मुकरने वाला माना जाएगा। इससे उन्हें किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें अवशेष को लेकर बहुत आश्वस्त होना होगा, वरना उनकी आलोचना होगी।
ऐसे में शेंतु परिवार और लिन परिवार के बीच का गठबंधन स्वाभाविक रूप से निरर्थक और अमान्य हो जाएगा। मिस ज्योति, आप सही कह रही हैं। आदर्श ने सिर हिलाया। शेंतु परिवार ने महारानी के अवशेष को कैसे परिष्कृत किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे उपलब्ध कराने में सक्षम होने के कारण ही वे लिन परिवार के सामने ऐसा प्रस्ताव रख पाए। ऐसा लग रहा था कि शेंतु परिवार का कबीला बेहद आश्वस्त था। क्या ऐसा हो सकता है कि महान महारानी के अवशेष को परिष्कृत करने की उनकी क्षमता उनके द्वारा खोजे गए रहस्यमय क्षेत्र की वजह से थी? क्या शेंतु परिवार के कबीले ने रहस्यमय क्षेत्र में एक उजाड़ स्वर्ग तकनीक खोज निकाली जिससे वे महान महारानी के अवशेष को परिष्कृत कर पाए? ये कैसा रहस्यमय क्षेत्र था? आदर्श को इस रहस्यमय क्षेत्र में बहुत रुचि थी, क्योंकि उस स्तर का रहस्यमय क्षेत्र निश्चित रूप से असाधारण होगा। हालांकि उस स्तर का रहस्यवादी क्षेत्र संभवतः ऐसा नहीं था जिसका अन्वेषण वो कर सके। आदर्श ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसे समय चाहिए था, वो अभी भी बहुत कमजोर था। एक पल चुप रहने के बाद आदर्श ने अचानक ज्योति की ओर देखा। मिस ज्योति। हाँ, ज्योति ने ऊपर देखा। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा धुंधला सा लग रहा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि असली नहीं लग रही थी। मैं कह रही हूं, अगर आप अपनी टूटी हुई मेरिडियन को जोड़ने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो क्या आप अपने परिवार की व्यवस्था स्वीकार करेंगी? आदर्श का प्रश्न सुनकर ज्योति ने भौहें चढ़ाईं और आदर्श को गहराई से देखा। तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि भविष्य के बारे में अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है? मिसाल के तौर पर जब मैं तुमसे पहली बार क्लाउड वाइल्डनेस में मिला था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 2 सालों में इतनी आगे बढ़ जाओगे। तुम सही कह रही हो, आदर्श ने सिर हिलाया। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 साल पहले वीरान मानव घाटी में वहां तुमने मुझे बताया था कि जब तुम्हारा शरीर मेरे शरीर को छूता था तो तुम्हें ऐसा लगता था जैसे तुम्हारे मेरिडियन में एक हल्का सा ऊर्जा प्रवाह हो रहा हो। इस वजह से मेरे मन में एक विचार आया जो शायद मजाक जैसा लगे। मैं आपकी प्राकृतिक रूप से समाप्त होने वाली मेरिडियंस को जोड़ना चाहता हूं। हालांकि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे विचार साकार होंगे। और अब शेंतु परिवार ने आपके समाप्त हुए मेरिडियन को जोड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया है। मुझे नहीं पता कि उनका तरीका कारगर होगा या नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा लगता है कि ये मेरे दिमाग में चल रहे बेतुके विचारों से ज्यादा विश्वसनीय है। मैं सचमुच आपकी टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी इच्छा और मन के अवास्तविक विचार के कारण आपको अपनी जान जोखिम में डालने की कोई वजह नहीं दे सकता। आखिरकार आपके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। मैं सोच रही हूं, जब ये तय हो जाएगा कि आपकी समाप्त हो चुकी मेरिडियंस को जोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, और जब सभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या करें, मुझे विश्वास है कि कुलमाता और यहां तक कि वरिष्ठ दुर्जय भी चाहेंगी कि आप आकाश राज से शादी कर लें। कम से कम इस तरह आप जीवित रह पाएंगी। आदर्श ने धीरे से ये शब्द कहे। ये विचार उसके मन में घूम रहे थे, और यही दुविधा भी थी जो उसे लिन परिवार में रहकर महसूस हो रही थी। भावनात्मक दृष्टिकोण से वो स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि आकाश राज ज्योति के स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुके मेरिडियन को ठीक करे और विवाह को पूरा करने के लिए इस जबरदस्ती विधि का उपयोग करे। हालांकि तार्किक दृष्टिकोण से ये संभवतः ज्योति के लिए सबसे अच्छा परिणाम था। हालांकि ज्योति की दादी चिढ़कर बोल रही थीं, फिर भी उन्होंने एक बात कही जो आदर्श को बहुत उचित लगी। वो ये थी कि अगर जिंदगी और मासूमियत की तुलना की जाए तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? शायद निर्दोषता शब्द ज्योति के लिए सटीक नहीं था, क्योंकि वो जिस पर जोर देती थी वो उसकी गरिमा और अपना जीवन चुनने का अधिकार था। धन्यवाद, ज्योति ने आदर्श की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। इससे पहले उसे कभी पता ही नहीं चला था कि आदर्श उसकी प्राकृतिक रूप से समाप्त हो चुकी मेरिडियंस को ठीक करना चाहता है। अगर लिन परिवार या शेंतु परिवार के लोगों को आदर्श के विचारों के बारे में पता चलता तो वे शायद हंसते और उपहास करते, ये सोचकर कि आदर्श बेवकूफी भरी बकवास कर रहा है। हालांकि ज्योति ऐसा नहीं सोचते थे। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी किस्मत खुद लड़ूंगा। आखिर भविष्य कौन बता सकता है? मैं तुम्हें ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर लिन परिवार शेंतु परिवार के साथ गठबंधन करने को तैयार भी हो जाए तो भी मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा, ज्योति ने गंभीरता से कहा। आदर्श जानता था कि ज्योति आकाश राज के साथ उसके झगड़े की बात कर रहा था। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। कुलमाता ने तुम्हारे लिए इस पार्टी की तैयारी में बहुत मेहनत की है। ये कहते ही ज्योति के मुंह के कोने मुड़ गए और हल्की मुस्कान प्रकट हुई। आदर्श स्वाभाविक रूप से उसकी बातों का मतलब समझ गया। कुलमाता ने शायद परिवार की कुछ महिला बुजुर्गों को आदर्श के लिए उपयुक्त लड़कियों का चयन करने के लिए कहा होगा। अपने सिर को थोड़ा सा घुमाकर आदर्श ने देखा कि वो लंबी लड़की जो उसके साथ तलवारबाजी का अभ्यास करना चाहती थी किसी और से बात कर रही थी और बार बार उसकी ओर देख रही थी। कामुक शरीर वाली लड़की शायद ज्योति के जाने के बाद तलवारों के बारे में चर्चा जारी रखने का इरादा रखती थी। आदर्श ने शर्मिंदगी से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे ऐसी घटनाओं का बहुत कम अनुभव था, चाहे वो उसकी पिछली जिंदगी हो या अब की। पार्टी 6 घंटे तक चली और देर रात तक चली।
अंत में आदर्श को मनाने वाली लड़कियों की संख्या ज्यादा नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्योति रात के ज्यादातर समय आदर्श के पास ही रहती थी। शुरुआत में दोनों लिन परिवार और शेंतु परिवार के कुल के हालात पर बातें करती थी। इसे आधिकारिक काम माना जाता था। बाद में वे किसी भी विषय पर बातचीत करने लगे। शुरुआत में ज्योति ने सोचा था कि आदर्श की अंतर्दृष्टि कमजोर होगी और वो बहुत सी चीजों के बारे में बात नहीं कर पाएगी। उसने आदर्श को स्वर्गयुग दुनिया की वर्तमान स्थिति और दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बताने की योजना बनाई थी। हालांकि जब उन्होंने वास्तव में बातचीत शुरू की तो ज्योति को पता चला कि आदर्श ही अधिकतर समय बोल रही थी जबकि वो सुन रही थी। ऐसा लग रहा था कि आदर्श के दिमाग में अनगिनत दिलचस्प बातें भरी हुई थीं। आदर्श स्वाभाविक रूप से इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था। हालांकि अपने पिछले जीवन में जब वो विस्फोटक सूचना युग में रहते थे और एक दिव्य उपकरण के माध्यम से उनके हाथ में इंटरनेट था, तो वे जो अजीब चीजें जानते थे वे इस दुनिया की तुलना में कहीं अधिक थीं। उन्होंने कई विचित्र घटनाओं को रूपांतरित किया और लौकिक पृष्ठभूमि को धुंधला कर दिया, जिससे ये इस दुनिया के लिए एक दिलचस्प कहानी बन गई। खासकर इंटरनेट पर मजाकिया चुटकुलों का दायरा अनंत था। ये इस दुनिया के योद्धाओं की पहुंच से पूरी तरह बाहर था, जहां साधना सबसे आगे थी। शुरुआत में ज्योति ने आदर्श को कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य बताए, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि जो दिलचस्प तथ्य वो जानती थी वो आदर्श द्वारा बताए गए तथ्यों की तुलना में उबाऊ थे। बाद में ज्योति चुपचाप सुनने में बहुत खुश थी। वो बीच बीच में अपना मुंह ढककर हंसती। कभी कभी वो अपनी गहरी आंखें चौड़ी करके कुछ ऐसा भी कहती, ये इतना सही नहीं हो सकता, तुमने ये सब कहां से सुना, ये बहुत दिलचस्प है। लिन परिवार के आसपास के छोटे बच्चे आदर्श को ज्योति के साथ इस तरह बातें करते देखकर हैरान रह गए। ज्योति के बारे में उनकी धारणा ये थी कि वो एक शांत और संकोची इंसान है जो ज्यादा हंसती या बोलती नहीं। उन्होंने महसूस किया कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने ज्योति को जितनी बार हंसते देखा था वो उस रात उसके हंसने की संख्या से कम थी। 3 दिन बाद विडान स्वर्ग तकनीक वाली चाय का सत्र फिर शुरू हुआ। इस बार मंच पर दुर्जय जैसी पुरानी पीढ़ी के लोग थे। आकाश राज अनुपस्थित था। अपनी आत्मा को हुए नुकसान को नजरअंदाज करते हुए अगर वो पूरी तरह ठीक भी हो जाता तो भी उसके पास चाय सत्र में दोबारा आने का चेहरा नहीं होता। उनके जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर स्वयं को शर्मिंदा करना एक बहुत बड़ा आघात था जिसे बहुत कम लोग समझ सकते थे। वृद्ध पीढ़ी के लिए आयोजित चाय सत्र में आदर्श ने शुरू से अंत तक केवल देखा। इसे देखते हुए उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली और लिन परिवार और शेंतु परिवार के बुजुर्गों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सीलिंग तकनीकों पर ध्यान दिया और उनकी उजाड़ स्वर्ग तकनीकों के सार का अध्ययन किया। इस प्रक्रिया के दौरान आदर्श ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके तोड़फोड़ करने का प्रयास नहीं किया। आखिरकार ये वीरान स्वर्ग के गुरुओं की पुरानी पीढ़ी थी। ऊर्जा पर उनका नियंत्रण आकाश राज जैसा नहीं था जो अपनी सीमा पर था। आकाश राज अपनी सीमा पर था, इसलिए ही आदर्श के लिए बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल करना इतना आसान था। पुराने वीरान स्वर्ग के स्वामी के खिलाफ आदर्श बैंगनी क्रिस्टल से मुसीबत खड़ी कर सकता था, लेकिन ये कहीं ज्यादा मुश्किल था। इसके अलावा ऊर्जा प्रवाह पथ को बलपूर्वक उलटने से पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता। इसके अलावा यदि ये बात बार बार घटित हुई तो लोगों को संदेह होगा। अंततः अगर उसकी तोड़फोड़ कामयाब भी हो जाती तो भी ये निरर्थक होती, क्योंकि शेंतु परिवार ने पहले ही ज्योति को उनके द्वारा परिष्कृत किए गए उजाड़ अस्थि अवशेष को आजमाने की इजाजत देकर एक रियायत दे दी थी। फिर चाय सत्र का नतीजा चाहे जो भी हो, लिन परिवार पहले ये देखेगा कि ज्योति ने उजाड़ अस्थि अवशेष खाने के बाद क्या परिणाम दिए, उसके बाद ही कोई फैसला लेगा। युवा पीढ़ी की तुलना में पुरानी पीढ़ी द्वारा प्रदर्शित उजाड़ स्वर्ग तकनीक कौशल और भी ज्यादा अतिरंजित थे। उन्हें शानदार कहा जा सकता है। और कुल मिलाकर शेंतु परिवार कबीले ने बढ़त हासिल कर ली। हालांकि दुर्जय और उनके साथियों ने अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया, फिर भी वे शेंतु परिवार के कुल के विशाल जनसमूह का मुकाबला नहीं कर सके। अंत में शेंतु परिवार ने एक बड़े बुजुर्ग को अपनी उजाड़ स्वर्ग तकनीक दिखाने के लिए भेजा। वो बेहद दुबला पतला था और चलता फिरता ज़ॉम्बी लग रहा था, लेकिन उसकी उजाड़ स्वर्ग तकनीक दुर्जय से कहीं बेहतर थी। पूरे चाय सत्र में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। पुरानी पीढ़ी के लिए उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सत्र 3 दिनों तक चला। अंत में शेंतु परिवार ने अपना कुछ सम्मान वापस जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सत्र समाप्त होने के बाद शेंतु परिवार के कबीले के लोगों ने लिन परिवार को नहीं छोड़ा, बल्कि वे लिन परिवार के तियान हुआ शिखर पर ही रहे। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। आज का दिन लिन परिवार और शेंतु परिवार दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो दिन था जब ज्योति को दवा का परीक्षण करना था। अगर ये सफल रहा तो लिन परिवार को एक अद्वितीय महान महारानी मिलने की पूरी संभावना है। फिर भविष्य में ज्योति की उपलब्धियां प्राचीन महान महारानी के बराबर होंगी और शेंतु परिवार कबीला अपनी इच्छानुसार लिन परिवार के साथ गठबंधन बनाएगा, जबकि आकाश राज ज्योति का साथी बनने की अपनी इच्छा पूरी करेगा और महान लाभ प्राप्त करेगा। हालांकि यदि ये असफल हो गया तो
मेरे शेन्तु परिवार ने इस मामले के लिए कई तैयारियां की हैं। ये प्राचीन रहस्यवादी क्षेत्र में पाई जाने वाली अद्वितीय महान महारानी के नुस्खे की एकमात्र प्रति भी है, तो ये कैसे विफल हो सकती है? लिन परिवार एक चौक का इस्तेमाल करता था जो बड़े पैमाने पर होने वाले बलिदानों के लिए समर्पित था। लिन परिवार और शेन्तु परिवार के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। आकाश राज आगे की पंक्ति की बेंच पर बैठे थे और लिन परिवार के एक बुजुर्ग के मन में उठ रहे सवालों का शांति और आत्मविश्वास से जवाब दे रहे थे। इससे पहले उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सत्र में आकाश राज को आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था और समय के साथ अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए उन्होंने लागत पर विचार किए बिना विभिन्न दवाओं का उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंततः बिस्तर छोड़ने में सक्षम हो गए। दरअसल शेन्तु परिवार ने आधे महीने तक इंतजार किया था, खासकर इसलिए कि आकाश राज बिस्तर से उठने की क्षमता वापस पा सके। आखिरकार आकाश राज आज के शो के स्टार थे। अगर वो इसमें शामिल नहीं होते तो बहुत बुरा होता। हालांकि आकाश राज की आत्मा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। अगर वो लड़ता या उजाड़ स्वर्ग तकनीक का इस्तेमाल करता तो वो पूरी तरह से गिर जाता। कम से कम ऐसी स्थिति में जब उसे अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपनी सुंदर और प्रभावशाली उपस्थिति को बनाए रखने में मुश्किल से ही सक्षम होगा। इसके अलावा आज ही वो दिन था जब शेन्तु परिवार ने महान महारानी के अवशेष को उसके प्रभाव को सिद्ध करने के लिए निकाला था। इस अवसर का उपयोग करके वो लिन परिवार को ज्योति की शादी की तारीख तय करने के लिए मजबूर कर सकता था। वो लिन परिवार के साथ खींचतान करके इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। उनका मानना था कि ज्योति का जीवन दांव पर लगा होने के कारण और विभिन्न कारणों के बारे में पहले से ही सोच लेने के बाद कुलमाता सहित लिन परिवार के उच्च वर्ग के पास इस मामले पर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और यदि वो ज्योति की आदिम यिन प्राप्त कर ले और नियमित रूप से साधना संबंधी संभोग करे तो वो एक महान सम्राट बनने की आशा कर सकेगा। बस यही सोचकर आकाश राज को और भी अधिक उत्साह महसूस हुआ। शेन्तु परिवार के बाकी लोग भी यही महसूस कर रहे थे। लिन परिवार ने महसूस किया कि शेन्तु परिवार के सभी लोग एक तरह के गर्व के भाव के साथ आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें महारानी के प्राचीन नुस्खे से परिष्कृत उस उजाड़ अस्थि अवशेष पर पूरा भरोसा था। हालांकि इन लोगों को शेन्तु परिवार के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आखिरकार ये एक विचार ही तो था। लिन परिवार के सभी लोग उत्सुक हो गए और उस वीरान अस्थि अवशेष को लेकर आश्वस्त होने लगे। और आज की मुख्य पात्र ज्योति के चेहरे पर शांति थी। वो चुपचाप बैठी थी, मानो कोई ध्यानस्थ परी हो। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा भावनाएं महसूस करनी चाहिए थी, वो सबसे ज्यादा उदासीन थी। इस समय आदर्श दुर्जय के साथ प्रकट हुआ। जब ज्योति ने आदर्श को देखा तो उसने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी और आदर्श की ओर सिर हिलाया। आदर्श ने ये देखा और मुस्कुरा दिया। ये दृश्य देखकर आकाश राज के चेहरे पर उदासी छा गई। उसके चेहरे पर जो विजयी मुस्कान थी वो फीकी पड़ गई। आदर्श ने भी आकाश राज की नजरें भांप लीं। उसने अपना सिर घुमाया और अपने मुखौटे के पीछे से आकाश राज को ठंडी नजरों से देखा। आकाश राज ने चुपचाप और कसकर अपने हाथों में पंखा पकड़ लिया और उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। आदर्श की निगाहों ने उसे बेहद असहज महसूस कराया। आदर्श को प्रकट होते देख आकाश राज को तुरंत याद आ गया कि कैसे वो आधे महीने पहले उजाड़ स्वर्ग तकनीक चाय सत्र में लड़खड़ा गया था। ये आकाश राज के जीवन का 30 वर्षों का सबसे बड़ा दाग था। यदि ये लिन परिवार का मैदान न होता तो वो एक ही वार में आदर्श को मार डालता। हालांकि अभी वो आदर्श का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन ज्योति के दवा लेने के बाद वो ज्योति का साथी बन जाएगा। फिर वो लिन परिवार का आधा मालिक बन जाएगा। फिर क्या आदर्श जैसे छोटे से जीव को वो आसानी से नहीं निपटा देगा? आकाश राज ने आदर्श को घूर कर देखा और फिर लिन परिवार की कुलमाता की ओर मुंह करके कहा, कुलमाता, दवा लेने का शुभ समय निकट आ रहा है। आइए हम उस वीरान अस्थि अवशेष को बाहर बुलाएं। बोलते हुए वो मुस्कुराया और धीरे से पंखा झलने लगा। हालांकि वो शांत लग रहा था, आकाश राज की आवाज में गर्व और आत्मविश्वास की झलक कोई भी सुन सकता था। क्या वे इस बात से आश्वस्त थे कि उजाड़ अस्थि अवशेष ज्योति पर निश्चित रूप से प्रभावी होगा? ठीक है, लिन परिवार की कुलमाता ने सिर हिलाया। लिन परिवार के कुलमाता के शब्दों के साथ शेन्तु परिवार के कुछ बुजुर्ग तुरंत खड़े हो गए। आकाश राज भी खड़े हुए और उनके साथ चौक के बीच तक चले गए। तुरंत ही लिन परिवार के सभी सदस्यों ने उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी गर्दनें आगे की ओर खींच लीं। महान महारानी के प्राचीन नुस्खे से परिष्कृत किया गया उजाड़ अस्थि अवशेष कैसा दिखेगा? ये महसूस करते हुए कि सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं, आकाश राज मुस्कुराया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी को स्वाइप किया। जटिल पैटर्न और शक्तिशाली उपस्थिति वाला एक पत्थर का बक्सा हवा में दिखाई दिया। उजाड़ अस्थि अवशेष की औषधीय शक्ति को कम होने से बचाने के लिए हमारे शेन्तु परिवार ने इस औषधि पेटी के निर्माण के लिए विशेष रूप से सदाबहार बैंगनी सोने और एक उच्च कोटि के शोधक गुरु का उपयोग किया है। ये पेटी अपने आप में अत्यंत मूल्यवान है और इसकी तुलना किसी शहर से की जा सकती है।
हालांकि अगर इसकी तुलना अंदर मौजूद उजाड़ अस्थि अवशेष से की जाए तो ये मोती के सामने मिट्टी के कण के समान होगी, आकाशराज ने जोर से मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने जिस शहर का जिक्र किया वो स्वाभाविक रूप से स्वर्गयुग दुनिया का एक योद्धा शहर था। स्वर्गयुग दुनिया के कई शहरों का इतिहास लाखों साल पुराना था। लिन परिवार के आसपास के कई लोगों ने एवरलास्टिंग पर्पल गोल्ड के बारे में सुना था। कई छोटे बच्चे तो खुशी से झूम उठे। दवा रखने वाला डिब्बा ही पहले से ही इतना महंगा है। ये अवशेष वाकई इंतजार के लायक है। सच में अगर उन्हें जरा भी भरोसा न होता तो शेंतु परिवार का कबीला इस वीरान अस्थि अवशेष को यहां नहीं लाता। इस बार हमारा लिन परिवार एक अद्वितीय महान महारानी को जन्म देगा। ये हम दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। चूंकि आदर्श ने वीरान स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, इसलिए लिन परिवार के कनिष्ठों के बीच उसकी स्थिति अब असाधारण थी। इस आयोजन में उसे कुर्सी पर बैठने का अधिकार था, जबकि चर्चा कर रहे कनिष्ठ अपने गुरुओं के पीछे खड़े थे। उनकी चर्चा सुनकर आदर्श ने गहरी सांस ली और चुपचाप नतीजे का इंतजार करने लगा। ज्योति का अपनी टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ पाना वाकई बहुत जरूरी था। यहां तक कि कुलमाता भी आकाशराज द्वारा निकाले गए दवा के डिब्बे को बिना पलक झपकाए देखती रहीं। लिन परिवार के उच्च वर्ग के अन्य सदस्य भी कानाफूसी और चर्चा करने लगे। दादी की आवाज खास तौर पर प्रभावशाली थी। मैंने पहले ही कहा था कि आकाशराज हमें निराश नहीं करेगा। देखो, शेंतु परिवार का कुल कितना ईमानदार है। ये अवशेष हमें जरूर एक सुखद आश्चर्य देगा। जब तक समाप्त हुई मध्याह्न रेखाएं जुड़ जाती हैं, तब तक ज्योति की शादी में देरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने ज्योति की ओर देखा। हालांकि उसे निराशा हुई क्योंकि ज्योति का चेहरा अब भी पहले जैसा शांत था। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचते कि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। दादी जी सही कह रही हैं। इस शादी में अब और देरी नहीं हो सकती। इसके अलावा ज्योति को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए गए महान महारानी के अवशेषों की कुल संख्या 12 है। पहली लेने के बाद हर महीने एक और लेना होगा। इस प्रकार अवशेष 1 वर्ष के भीतर ही तैयार हो जाएंगे। आकाशराज ने धीरे से ये कहा। उसकी नजर कुछ देर के लिए ज्योति और कुलमाता पर टिकी रही। उसकी मुस्कान से ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में है। ज्योति ने भौहें चढ़ाईं और उसकी पानी भरी आंखें आकाशराज की ओर देखने लगीं। 1 वर्ष के भीतर, इसका मतलब ये था कि लिन परिवार को 1 वर्ष के भीतर विवाह पर अपना निर्णय लेना था। शेंतु परिवार ने 12 अवशेषों को लिन परिवार को सौंपने के बाद निश्चित रूप से विवाह को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसका मतलब था कि लिन परिवार को आने वाले महीनों में शादी के मामले पर फैसला लेना था। ज्योति को समझ नहीं आ रहा था कि आकाशराज की हर महीने लगातार 12 अवशेष लेने की बात सच थी या नहीं। हो सकता है कि आकाशराज ने लिन परिवार पर दबाव डालने के लिए ये झूठ गढ़ा हो, लेकिन अब ये बात मायने नहीं रखती थी। शेंतु परिवार को बस लिन परिवार को फैसला लेने के लिए मजबूर करने के लिए एक वैध कारण की जरूरत थी। लिन परिवार की कुलमाता ने आह भरी। ज्योति ने जो भी सोचा था वो स्वाभाविक रूप से सोचा था। इसने शादी की तारीख टालने के उसके इरादे पर पानी फेर दिया था। 1 साल। ज्योति की ओर देखते ही कुलमाता के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। इस समय वो भी दुविधा में थी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि शेंतु परिवार क्यों रियायत देने को तैयार था और ज्योति को महारानी के अवशेष का परीक्षण करने की इजाजत क्यों दे रहा था। शेंतु परिवार के अनुसार ये महान महारानी का अवशेष बेहद महंगा था। हर एक अवशेष को परिष्कृत करना आसान नहीं था। शेंतु परिवार का कबीला ज्योति को किसी अवशेष का परीक्षण करने और लिन परिवार को निर्णय लेने के लिए वर्षों का समय देने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। निर्णय हो जाने के बाद ज्योति के समाप्त हुए मध्याह्न रेखाओं को ठीक करने के लिए उनके लिए उसी तरह के किसी अन्य अवशेष को फिर से परिष्कृत करना असंभव था। अब ज्योति को पहला अवशेष खाने देने के बाद उसे अगले 11 महीनों तक हर महीने एक उजाड़ अस्थि अवशेष खाना होगा। इसका मतलब था कि लिन परिवार को शेंतु परिवार के कुल के विवाह प्रस्ताव पर फैसला करना था। ज्योति की दादी और लिन परिवार के उन बुजुर्गों को जो शेंतु परिवार के कुल का समर्थन करते थे कोई आपत्ति नहीं थी। दादी खुशी से मुस्कुराईं और बोलीं, प्रिय भतीजे आकाशराज, कृपया हमें अटकलें लगाने न दें। जल्दी से महारानी के अवशेष को बाहर निकालो और इसे हमारे लिए एक आंख खोलने वाला बनाओ। उसके ऐसा कहने पर छठे दादा और अन्य लिन परिवार के बुजुर्ग भी उस अवशेष को देखने के लिए उत्सुक हो गए। ठीक है, मैं बक्सा खोलता हूं। ये उजाड़ अस्थि अवशेष हमारे शेंतु परिवार के सर्वोच्च उजाड़ स्वर्ग गुरुओं और कुछ एकांत प्रिय विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए बड़ी मात्रा में बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग किया। महान महारानी के अवशेष को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद उसे तुरंत अवशेष पेटी में सील कर दिया गया। इस अवशेष पेटी पर 7 मुहरें हैं। उनमें से 6 पहले ही हटाई जा चुकी हैं और अंतिम महत्वपूर्ण मुहर केवल मेरी मानसिक ऊर्जा से ही हटाई जा सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इसके औषधीय गुण अपनी प्रभावशीलता न खोएं। आकाशराज बोलते हुए, चाहे उनकी आवाज हो या उनका व्यवहार, उनमें गर्व की झलक दिख रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कुछ दिन पहले वीरान स्वर्ग तकनीक चाय सत्र में उनके बारे में कही गई सारी अप्रिय बातों को भुला दिया हो। जब आकाश राज ने महारानी का अवशेष निकाला तो वो बहुत खुश हुआ। अवशेष हाथ में आने पर लिन परिवार के उच्च वर्ग के लोग भी उसके प्रति उदासीन हो गए। लिन परिवार की युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए। 7 मुहरों में से एक को केवल आकाश राज की मानसिक ऊर्जा से ही हटाया जा सकता है। शेंतु परिवार निश्चित रूप से आकाश राज की महत्वपूर्ण स्थिति को उजागर करना चाहता है। कुलमाता ने विचार किया। वो जानती थी कि शेंतु परिवार ने ऐसा प्रबंध क्यों किया था। अस्थि अवशेष शोधन की इस वीरान प्रक्रिया का आकाश राज से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी शेंतु परिवार ने विशेष रूप से एक मुहर तैयार की थी जिसे मुक्त करने के लिए आकाश राज की मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। ये आकाश राज पर एक प्रभामंडल बलपूर्वक जोड़ने के लिए था और ये लिन परिवार को यह भी बता रहा था कि आकाश राज भविष्य में शेंतु परिवार के कुल का स्वामी होगा और शेंतु परिवार में उसका दर्जा असाधारण था। ठीक है, मैं सील खोलने जा रहा हूं, कृपया पहले से तैयार रहें। आकाश राज मुस्कुराया और उसने कुछ हाथ की मुहरें बनानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को अनंत बैंगनी सोने के अवशेष बॉक्स में डाला। मानसिक ऊर्जा मुहर को सत्यापित करने के लिए आवश्यक मानसिक ऊर्जा नगण्य थी, लेकिन चूंकि आकाश राज गंभीर रूप से घायल था, इसलिए मुहर को खोलने मात्र से ही उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए तथा उसके होंठ थोड़े पीले पड़ गए। आकाश राज ने गहरी सांस ली और अपनी आत्मा के दर्द को दबा लिया। उसने अवशेषों का डिब्बा आसानी से खोलने का नाटक किया। इस समय हर कोई उसके माथे पर धड़कती हरी नस देख सकता था। उसे साफ तौर पर बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि इस समय किसी ने भी आकाश राज पर हंसने की परवाह नहीं की, क्योंकि सभी का ध्यान बॉक्स में महान महारानी के अवशेष पर था। महारानी का अवशेष सदाबहार बैंगनी सोने के दवा के डिब्बे में सफेद स्वर्गीय रेशमी साटन की परत चढ़ी हुई थी। साटन के ऊपर एक क्रिस्टल जैसा अवशेष था। ये अवशेष गोलाकार नहीं था, बल्कि अंगूठी जैसा था। अवशेष के बीच में बने छेद में एक छोटा सा लाल सांप का प्रेत चित्र धीरे धीरे तैर रहा था। आकाश राज ने दोनों हाथों से महान महारानी का अवशेष निकाला। यह अवशेष एक छोटे सूर्य जैसा था, क्योंकि इससे अत्यंत शुद्ध यांग क्यों निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उस अवशेष का अपना ही एक जीवन हो। एक नजर डालने से ही पता चल जाता था कि उसका कितना असाधारण मूल्य था। ये सचमुच एक खजाना है। लिन परिवार के बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। उन्हें एक नजर में ही उस अवशेष की कीमत का अंदाजा हो गया और वे उसके बारे में चर्चा करते रहे। वो लाल सांप का प्रेत एक शुद्ध यांग आत्मा का संघनन है। ये महान महारानी अवशेष भी एक शुद्ध यांग वस्तु है। वास्तव में ज्योति की प्राकृतिक रूप से समाप्त हुई मेरिडियन एक अत्यधिक शुद्ध यिन शरीर के कारण है। केवल एक चरम यांग वस्तु ही ज्योति की समाप्त हुई मेरिडियन को जोड़ने में मदद कर सकती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस अवशेष की सामग्री में एक आदिम सच्ची आत्मा वीरान जानवर की जीवनसार हड्डी है। इसके अलावा ये एक आदिम सच्ची आत्मा वीरान जानवर है जो शुद्ध यांग क्यू का त्याग करता है। आदिम सच्ची आत्मा श्रेणी के उजाड़ जानवर बेहद दुर्लभ थे और वे केवल दिव्य वन्य क्षेत्र की गहराई में ही पाए जा सकते थे, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल था। और शुद्ध यांग तत्व वाले आदिम सच्ची आत्मा श्रेणी के उजाड़ जानवर तो और भी दुर्लभ थे। ऐसे लावारिस जानवरों की हड्डियों का मूल्य अकल्पनीय था। कोई आश्चर्य नहीं कि शेंतु परिवार का कबीला इतना आश्वस्त है। इस स्तर पर महान महारानी के अवशेष के साथ ज्योति के समाप्त हुए मध्याह्न रेखाओं के जुड़ने की 80-90% संभावना है। लिन परिवार के कई पुरानी पीढ़ी के उजाड़ स्वर्ग स्वामी उजाड़ अस्थि अवशेष को देखकर उत्साहित हो गए। ये अनुभूति एक तलवारबाज को उच्च कोटि की तलवार देखने के समान थी। इस तरह के एक अवशेष को देखना ही उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। इसके अलावा इस श्रेणी के 11 अन्य अवशेष भी थे। एक संभावित समस्या। महान महारानी के अवशेष का मूल्यांकन करने के बाद सभी की निगाहें ज्योति पर टिक गईं। वे ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या महान महारानी का अवशेष ज्योति के लिए कारगर होगा। लिन परिवार के बुजुर्ग इसी बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हा, इस बुजुर्ग की नजर बहुत अच्छी है, आकाश राज ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। ये महान महारानी अवशेष वास्तव में एक शुद्ध यांग तत्व की आदिम सच्ची आत्मा की जीवनसार अस्थि से परिष्कृत किया गया है। ये किस आदिम सच्ची आत्मा का है, ये बताना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। हमारे शेंतु परिवार ने आदिम सच्ची आत्मा की जीवनसार अस्थि का उपयोग करके 12 अवशेषों को परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल की है। इन अवशेषों का इनसे एक अदृश्य संबंध है। इन्हें एक समूह के रूप में परिष्कृत किया गया था। लोग ये नहीं बता पा रहे थे कि आकाश राज की बात सच थी या नहीं। वे जानते थे कि इस बात पर दोबारा जोर देने का मतलब था कि अस्थि अवशेष खा लेने के बाद लिन परिवार को कोई फैसला लेना होगा। वे शेंतु परिवार को सिर्फ एक परीक्षण के लिए एक पूरी आदिम सच्ची आत्मा की जीवनसार अस्थि को बर्बाद नहीं करने दे सकते थे। ज्योति चुप रही। वो जानती थी कि आकाश राज उन पर दबाव डाल रहा है, इसलिए वो अवशेष को आजमाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर उसने उसे खा लिया तो शेंतु परिवार के कुल का उन पर कर्ज हो जाएगा, जिससे स्थिति और जटिल हो जाएगी। ज्योति,
कुलमाता समझ सकती थीं कि ज्योति के मन में क्या चल रहा है। इस समय कुलमाता, जो हमेशा ज्योति की पूजा करती थीं, भी उनका साथ देने को तैयार नहीं थीं। बड़े पारिवारिक कुलों को शिष्टाचार का ध्यान रखना जरूरी था। लिन परिवार पहले ही ज्योति को महान महारानी के अवशेष का परीक्षण करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो चुका था, और अब शेन तू परिवार कुल ने भी अपनी ईमानदारी दिखा दी थी। इसलिए अगर लिन परिवार अपना रुख बदलता तो दूसरों द्वारा उसकी आलोचना की जाती। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस महान महारानी के अवशेष ने कुलमाता के हृदय को भी झकझोर दिया था। उसे ये विश्वास होता जा रहा था कि शेनतु परिवार के पास ज्योति की प्राकृतिक रूप से समाप्त हो चुकी मध्याह्न रेखाओं को ठीक करने की क्षमता है। बिना किसी विश्वास के क्या शेनतु परिवार ने इस अवसर को देखने के लिए बड़े परिवार के विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया होगा? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। शेनतु परिवार कबीला ऐसा अवशेष पैदा कर सकता है। ज्योति से कुछ ही दूरी पर दुर्जय भी आहें भरते हुए चुपचाप अपना सिर हिला रहा था। यहां तक कि दुर्जय, जो शेनतु परिवार के कुल को पसंद नहीं करता था, भी महान महारानी के अवशेष के बारे में कुछ नहीं कह सका। अगर दुर्जय सच कह रहे थे तो उनकी भी यही इच्छा थी कि ज्योति भी ऐसा करने की कोशिश करे। आखिरकार ज्योति की स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी मेरिडियंस में शामिल होने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने की संभावना बेहद कम थी। वो भी नहीं चाहते थे कि ज्योति कम उम्र में मर जाए और अपनी असाधारण प्रतिभा को बर्बाद कर दें। ज्योति, इस पर ध्यान से विचार करो। एक तीर तो चलाना ही होगा। अगर तुम महारानी के अवशेष का परीक्षण नहीं करोगे तो लिन परिवार इस स्थिति से उबर नहीं पाएगा। शेनतु परिवार के कबीले ने लिन परिवार पर दबाव डालने के लिए कई पारिवारिक कबीलों को गवाह के रूप में आमंत्रित किया था, और लिन परिवार के बुजुर्ग ऐसी स्थिति देखकर खुश थे। ज्योति चुप थी। तुरंत ही सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सबकी नजरें अभी भी ज्योति पर टिकी थीं। ज्योति का रवैया और निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण था। माहौल भारी होने के कारण लोगों को पता था कि इस समय ज्योति पर बहुत अधिक तनाव था। एक युवा लड़की असाधारण साहस के बावजूद तनाव को संभालने में सक्षम नहीं हो सकती है। आदर्श की खोज। इस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कोने में एक कुर्सी पर नकाबपोश आदर्श उस अवशेष को घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। महान महारानी अवशेष, लगता है। जब आकाश राज ने अवशेष बॉक्स खोला तो आदर्श ने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोल दी थी। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि सभी भ्रमों को पार कर सकती थी और सभी चीजों का सार देख सकती थी। तलवार और कृपाण वाली कब्र में भी आदर्श बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके करोड़ों वर्षों के बाद भी उसके स्वामी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा चिन्हों को देख सकता था। ये एक ऐसी क्षमता थी जो महान सम्राट श्रेणी के उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स के पास भी नहीं थी। हालांकि जब आदर्श महान महारानी के अवशेष की जांच करने के लिए अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग कर रहा था तो उसे कुछ अजीब चीज दिखाई दी। अवशेष में थोड़ी मात्रा में काली गैस थी। ये काली गैस लाल सांप के नीचे छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी पतला और छोटा काला जहरीला सांप धीरे धीरे तैर रहा हो। हालांकि एक बार जब ऊर्जा दृष्टि भंग हो गई तो काला सांप दिखाई नहीं दिया। ये एक भूत की तरह था जिसने उसके दिल को झकझोर दिया। किसी अनजान वजह से आदर्श को उस काले सांप को देखकर एक अजीब सा डर लगा। आदर्श को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। इस अवशेष के साथ कोई समस्या हो सकती है। इस संभावना को महसूस करते ही आदर्श की अभिव्यक्ति भारी हो गई, और इस समय चौक का माहौल अभी भी भारी था। ज्योति चुप रही, सब उसे देख रहे थे। माहौल ठंडा हो गया था। युवा स्वामी आकाशराज, पहले मुझे इस अवशेष को देखने दो। इस समय लिन परिवार की कुलमाता अचानक बोली। दरअसल उसने स्थिति को थोड़ा आसान बनाने के लिए ऐसा कहा था, क्योंकि स्थिति बहुत ही अजीब थी। साथ ही वो अवशेष की जांच करके ये भी देख सकती थी कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। जरूर कुलमाता, कृपया देखिए। आकाशराज मुस्कुराते हुए महान महारानी के अवशेष को कुलमाता के पास बैठी नौकरानी को सौंप रहे थे। कुलमाता ने अपने अंगूठे और तर्जनी से अवशेष को थामा। सूर्य की रोशनी में अंगूठी के आकार का यह अवशेष क्रिस्टल जैसा साफ हो गया। ऐसा लग रहा था मानो ये अमर जेड से बनी कोई अंगूठी हो। अवशेष की सतह पर सांप भी एक व्यापक आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा था। अच्छा अवशेष। लिन परिवार की एक बुजुर्ग महिला इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। कुलमाता ने अपना दिव्य नेत्र खोला और अपनी मानसिक ऊर्जा उसमें डुबो दी, फिर हल्के से सिर हिलाया। वो इससे बहुत संतुष्ट थीं। अपनी अनुभूति से वो अवशेष के भीतर बहती गर्म ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। ये अत्यंत शुद्ध यांग ऊर्जा थी। कुलमाता की अभिव्यक्ति देखकर आदर्श का दिल बैठ गया। वो आशा कर रहा था कि कुलमाता को अवशेष में कुछ अजीब बात पता चलेगी, लेकिन अंत में उसे निराशा हाथ लगी। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि कुलमाता को उजाड़ स्वर्ग तकनीक का कितना अच्छा ज्ञान था। हालांकि ये केवल स्वर्गयुग दुनिया की उजाड़ स्वर्ग तकनीक विरासत की समझ तक ही सीमित था। जहां तक प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीकों का सवाल है, कुलमाता को ज्यादा जानकारी नहीं थी। अवशेष के साथ समस्या का कारण संभवतः ये नहीं था कि शेनतु परिवार ने इसे जहर दिया था, बल्कि संभवतः ये था कि प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक में अत्यधिक खतरा था।
अगर शेन्तु परिवार ने इसमें जहर मिलाया होता तो कुलमाता स्वाभाविक रूप से उसे पहचान लेती। हालांकि प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक के संदर्भ में ये एक ऐसा क्षेत्र था जिससे कुलमाता कभी परिचित नहीं थी, इसलिए वो अवशेष में दोष नहीं देख पाई। इससे आदर्श का चेहरा खराब हो गया। अगर कुलमाता समझ जाती तो सब कुछ आसान हो जाता, लेकिन अब उन्होंने मान लिया था कि अवशेष ठीक है। बहुत बढ़िया। कुलमाता के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान उभरी। शेन, तू परिवार ने इसके लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है। इस अवशेष को देखकर कुलमाता का आकाश राज के प्रति व्यवहार और भी दयालु हो गया। यह एक बुजुर्ग का युवा पीढ़ी के सदस्य के प्रति व्यवहार जैसा था। इस रवैये से आकाश राज बहुत उत्साहित हो गए। ये हमारे लिए जरूरी है। दोनों परिवारों के गठबंधन में शामिल होने के बाद हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और साथ मिलकर भविष्य की तलाश करनी चाहिए। जैसे ही आकाश राज ने यह कहा, उसकी नजर ज्योति पर पड़ी। आप क्या कहते हैं ज्योति? ये महसूस करते हुए कि ज्योति के साथ उनकी शादी 90% पक्की हो गई है, आकाश राज ने ज्योति को अधिक सौहार्दपूर्ण तरीके से संबोधित किया, और इस संबोधन से ज्योति की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुलमाता उसके रवैये से असंतुष्ट हो गईं और उन बुजुर्गों की तो बात ही छोड़िए जिन्होंने शेन्तु परिवार के कबीले का समर्थन किया था, जैसे ज्योति की दादी। आखिरकार महान महारानी का अवशेष, जो ज्योति की प्राकृतिक रूप से समाप्त हो चुकी मेरिडियंस को ठीक कर सकता था, उनके सामने ही था। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना था। इससे पहले कुलमाता ने ज्योति की व्यक्तिगत इच्छाओं को ध्यान में रखा था और मामले को लंबा खींचना चाहती थीं, ये देखने की उम्मीद में कि क्या बदलाव का कोई अवसर होगा। हालांकि आकाश राज द्वारा 12 अवशेषों को प्रस्तुत करने के साथ ही उन्होंने पीछे हटने का उनका रास्ता बंद कर दिया था। अगर उन्होंने आज अवशेष का परीक्षण नहीं किया तो भविष्य में कोई मौका नहीं मिलेगा। ये शेन्तु परिवार के कबीले को अस्वीकार करने के बराबर था। कुलमाता ने ये जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ऐसा अवसर चूकने के बाद ज्योति की प्राकृतिक रूप से समाप्त हो चुकी मेरिडियंस को ठीक करना स्वर्ग में चढ़ने जितना ही मुश्किल होता। इस स्तर का एक उजाड़ अस्थि अवशेष, और वो भी प्राचीन विधि से बनाया गया, ऐसी चीज नहीं थी जिसे लिन परिवार परिष्कृत कर सके। ज्योति! कुलमाता की आवाज थोड़ी कठोर हो गई। और इसी समय आकाश राज ने आगे कहा, मिस ज्योति, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर दबाव डाल रहा हूं। पहले मैंने कहा था कि जब मेरे शेन्तु परिवार ने इस महान महारानी अवशेष को परिष्कृत किया था तो हमने इसके औषधीय गुणों को नष्ट होने से बचाने के लिए अवशेष रखने वाले बक्से को बनाने के लिए विशेष रूप से सदाबहार बैंगनी सोने का उपयोग किया था। यही कारण था कि अवशेष बक्से पर कुल 7 मोहरें थीं। ये 7 मोहरें कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी महान महारानी का अवशेष अनंत बैंगनी स्वर्ण अवशेष बॉक्स में केवल 1 वर्ष तक ही रखा जा सकता है। अब मैंने अवशेष बॉक्स खोल दिया है। इस प्रकार ये अवशेष केवल 1 घंटे से भी कम समय तक रखा जा सकता है। इसके औषधीय गुण धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। जितना अधिक समय बीतता है, इसका प्रभाव उतना ही कम होता जाता है। ये कहते हुए आकाश राज के शब्द उस आखिरी तिनके की तरह थे जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। लिन परिवार के उच्च वर्ग के बुजुर्ग, जो अभी भी हिचकिचा रहे थे, तुरंत शेन्तु परिवार के कबीले की ओर झुक गए। दुर्जय भी बस एक लंबी आह भरकर असहाय होकर अपना सिर हिला सके। उन्होंने अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल करके ज्योति से कहा, ज्योति, तुम्हारे गुरु बेकार हैं। मैं तुम्हारी समाप्त हो चुकी मेरिडियंस को जोड़ने के लिए कोई दिव्य औषधि नहीं ढूंढ पाया। अगर तुम अपने गुरु को 500 साल और दे भी दो तो भी मुझे कोई भरोसा नहीं है। अब जब शेन्तु परिवार ने उसे खोज लिया है तो शायद ये भाग्य की बात है। कभी कभी कुछ चीजों की कीमत चुकानी पड़ती है। गुरु! ज्योति ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर दुर्जय की तरफ देखा। उसकी नम आंखों में हजारों शब्द थे। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? दुर्जय ने आह भरी। योद्धा स्वर्ग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, लेकिन स्वर्गयुग दुनिया के पिछले 100 मिलियन वर्षों को देखते हुए उनमें से कितनों को यह कहने का अधिकार है कि उन्होंने स्वर्ग को हरा दिया है? स्वर्ग से मुकाबला करना सिर्फ कुछ बहादुरी भरे शब्द कहने जितना आसान नहीं है। पहले व्यक्ति को लंबे समय तक अपमान और तनाव सहना पड़ता है, फिर धीरे धीरे खुद को निखारना होता है, धीरे धीरे खुद को चरम सीमा तक पहुंचाना होता है और अंततः मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचना होता है। तभी कोई व्यक्ति सचमुच कह सकता है कि बाबलक मनुष्य स्वर्ग को हरा सकता है। निरंतर धार से एक तेज तलवार बनती है। कोई भी व्यक्ति जन्म लेते ही स्वर्ग को नहीं हरा सकता। दुर्जय का स्वर गंभीर था और उसमें उनके 30,000 वर्षों के अनुभव से प्राप्त अंतर्दृष्टि झलक रही थी। वर्तमान में चालाक और अविश्वसनीय दुर्जय की मार्शल आर्ट और उजाड़ स्वर्ग तकनीक में प्रतिभा उसके साथियों से कहीं ज्यादा थी जब वो छोटा था। वो भी कभी स्वर्ग का एक जिंदा दिल और घमंडी बेटा था। धीरे धीरे मार्शल आर्ट और जीवन के अपने अनुभवों के माध्यम से दुर्जय धीरे धीरे जीवन के खेल में एक चरित्र में बदल गया। ज्योति ने गहरी सांस ली और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराई।
2 साल पहले जब वो पहली बार अपने परिवार में लौटी थी तो उसने सुना था कि शेंतु परिवार लिन परिवार के साथ उसकी शादी आकाश राज से करवाकर विवाह बंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि ये बेतुका है। ज्योति का मानना था कि लिन परिवार और शेंतु परिवार के बीच के रिश्ते और आकाश राज के बारे में उसकी अपनी समझ को देखते हुए ये असंभव था। और उस समय लिन परिवार में कई बुजुर्ग थे जो ज्योति के पक्ष में खड़े थे। अब 2 साल बाद उसके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं था। यहां तक कि कुलमाता जो उससे बहुत प्यार करती थी और दुर्जय जो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे, उन्होंने भी विवाह का समर्थन करना शुरू कर दिया था। हालांकि कुलमाता और दुर्जय शेंतु परिवार के सामने नहीं झुके थे, बल्कि वे भाग्य के आगे झुक गए थे। उन्होंने प्रकृति की शक्तियों के आगे घुटने टेक दिए थे। जब योद्धा अपने शत्रु के आगे झुक जाते थे तो ये शर्मनाक होता था। जब योद्धा स्वर्ग के आगे झुक जाते थे तो ये बहुत सामान्य बात थी। जैसा कि दुर्जय ने कहा, स्वर्गयुग दुनिया के पिछले 100 मिलियन वर्षों को देखते हुए कितने लोग ये कहने का साहस करेंगे कि उन्होंने स्वर्ग को हरा दिया था। ज्योति ने खड़े होने से पहले अपना सिर हिलाया। वो जानती थी कि इस समय उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। जैसे ही वो अपना मुंह खोलकर कुछ कहने वाली थी, कार्यक्रम स्थल के कोने से एक धीमी आवाज सुनाई दी। ये ध्वनि उसके लिए परिचित थी, फिर भी उसकी स्मृति से भिन्न थी। रुको, मुझे कुछ कहना है। ज्योति ने जैसे ही अपना सिर घुमाया, वो चौंक गई। उसने देखा कि 100 फीट दूर हरे कपड़े पहने एक युवक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ था। उसने एक ठंडा सा चांदी का मुखौटा पहना हुआ था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां खून के रंग की 2 भयावह रेखाएं थीं। हालांकि इस समय ज्योति उस भयावह और ठंडे मुखौटे से असीम गर्मी महसूस कर सकती थी। ज्योति की निगाहों से वाकिफ आदर्श ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये छोटी सी कार्रवाई ज्योति को यह समझने के लिए पर्याप्त थी कि आदर्श उसका समर्थन करने के लिए कुछ कहना चाहता था। इससे ज्योति थोड़ा स्तब्ध रह गई। आखिरी क्षण में जब वो सबसे असहाय थी और दुर्जय और कुलमाता सहित कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था, ये युवक खड़ा हुआ और एक अलग आवाज में बोला। भले ही ज्योति को पता था कि ये युवक कुछ नहीं कर सकता था, न ही वो कुछ बदल सकता था, लेकिन उसका खड़ा होना और आवाज उठाना ज्योति के लिए पर्याप्त था। ये आवाज ठंडी अंधेरी सर्दियों की रात में एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी जैसी लग रही थी। ये न तो अधिक गर्मी या रोशनी दे सका, न ही ये वसंत या भोर ला सका, लेकिन ये आशा लेकर आया। ज्योति ने आदर्श की तरफ देखा और नकाब के आर पार उसकी आंखें देखीं। वो उसकी काली पुतलियों में अपना अक्स देख सकती थी। उसे याद आया कि विजय उत्सव की रात आदर्श ने उससे क्या कहा था। वो कभी नहीं जानती थी कि आदर्श ने 2 साल पहले उस रात उजाड़ मानव घाटी में उसकी समाप्त हो चुकी मेरिडियन को जोड़ने की विधि खोजने की कसम खाई थी। हालांकि उसके सफल होने की संभावनाएं बेहद कम थीं, फिर भी उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। और इस समय शेंतु परिवार और लिन परिवार के दबाव के सामने उसने अपनी छोटी सी क्षमता से एक अलग आवाज में अपनी बात रखी थी। ये बात ज्योति को छू गई। धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। ज्योति ने अपना सिर हिलाया और अपनी आवाज आदर्श तक पहुंचाई। वो जानती थी कि इन परिस्थितियों में आदर्श कुछ भी नहीं बदल सकता। इसके अलावा अगर वो कुछ भी अनुचित कहता तो उसे दूसरों के क्रोध का सामना करना पड़ता। आखिरकार एक ऐसे मामले में जिसका निर्णय 2 बड़े पारिवारिक कुलों द्वारा किया गया था तथा वहां उपस्थित सभी बुजुर्गों के दबाव के बावजूद आदर्श द्वारा कही गई कोई भी बात कुछ लोगों को नाराज कर सकती थी। शब्दों को बिना तोड़े मरोड़े अपनी हैसियत के कारण उन्हें आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं था। आकाश राज के साथ ऐसा खास तौर पर हुआ जिसका इरादा आदर्श को मारने का था। अगर लिन परिवार शेंतु परिवार के साथ सहयोग करने का फैसला करता तो आकाश राज का लिन परिवार में काफी प्रभाव होता, इसलिए जब ऐसा होता तो आदर्श बेहद खतरे में पड़ जाता। ओह! किसी के अचानक बीच में बोलने पर आकाश राज का चेहरा उतर गया और वो आवाज के स्रोत की ओर देखने लगा। आदर्श को देखते ही आकाश राज का खून खौल उठा। ये तो वो बच्चा था। उसे अभी भी आदर्श का मुखौटा साफ साफ याद था। हालांकि वीरान स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र में उसकी असफलता का आदर्श से कोई लेना देना नहीं था। आकाश राज ने उसकी असफलता को उस मुखौटे से जोड़ दिया था। आदर्श को देखते ही उसे अपनी नाकामी याद आ गई। नाकामी से पहले उसने जो शब्द कहे थे वही उसके मुंह पर तमाचा बनकर गिरे। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान था।